नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज की है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है साहित्य से दोस्ती और हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत आज मौजूद हैं जो कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद से अभी आए हैं। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खैर में इस वक्त हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। रजा फाउंडेशन का एक कार्यक्रम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में चल रहा है जिसका आज उद्घाटन सत्र था, तो उसी में वक्ता के तौर पर आपने बात रखी। आलोचना के फील्ड में उनका एक्सपर्टीज है, तो बहुत सारी बातें आज साहित्य की होंगी। जगन्नाथ दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारा जो एक कार्यक्रम है साहित्य से दोस्ती, ये बहुत ही बहुत सरल सहज तरीके से हमने लोगों को साहित्य को समझाने के लिए कार्यक्रम रखा है। तो आप आलोचक एक हैं, बहुत सारी बातें हम करना चाहते हैं। शुरुआत अगर यहाँ से करें कि ये जो दौर बदलते रहे हैं कहानी के, कविता के, नई कविता का आंदोलन, नई कहानी आंदोलन, या अभी आजकल समकालीन साहित्य चल रहा है, इसको डिवाइड कैसे किया जाता है? अब देखिए, उसके एक तो कई सारे पहलू हैं। कोई भी काव्य आंदोलन हो या कोई भी साहित्यिक आंदोलन या किसी भी तरह का सामाजिक मूवमेंट हो, वो कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं, कुछ ऐसे सामाजिक बदलाव होते हैं जिन बदलावों, जिन घटनाओं, जिन प्रवृत्तियों की वजह से वो काव्य आंदोलन या सामाजिक आंदोलन या साहित्यिक आंदोलन अपना रूप ग्रहण करता है और अपने आप को अभिव्यक्त करता है, उस रूप में वो जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर आप छायावाद का नाम ले लीजिए, जहां से कि आधुनिक हिंदी कविता एक बड़ा डिपार्चर लेती है और जो द्विवेदी युग की वृत्तात्मकता है या उससे पहले की जो काव्य दृष्टि है या कह लीजिए कि काव्य प्रवृत्ति है, वो काव्य दृष्टियां और काव्य प्रवृत्तियां 1920 के आसपास परिवर्तित होती हैं। भाषा के रूप में विशुद्ध खड़ी बोली काव्य भाषा बनती है। जो हमारा राष्ट्रीय मूवमेंट चल रहा था, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन जो चल रहा था, उस स्वतंत्रता आंदोलन से हिंदी कविता अपने आप को सीधे तौर पर जोड़ती है और वह अधिक संश्लिष्ट, अधिक सारगर्भित रूप में अपने आप को व्यक्त करती है। वहां से हम छायावाद का एक जो है आंदोलन देखते हैं कविता के क्षेत्र में, और वो द्विवेदी युग या उससे पहले की जो काव्य प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को अपदस्थ करके एक नई काव्य प्रवृत्ति हिंदी समाज के सामने व्यक्त करता है, जिसमें प्रकृति, मनुष्य और संबंध एक नए रूप में हमारे सामने दिखाई देते हैं। तो इसी तरीके से जो भी काव्य आंदोलन आए या जो भी साहित्यिक परिघटनाएं घटी, उन्होंने एक नए आंदोलन को जन्म दिया। नई कविता का आंदोलन, समकालीन कविता या उसके पहले तो क्या कविता के भीतर भी कोई आंदोलन हो रहा होता है, या समाज में जो आंदोलन होता है, समाज में जो बदलाव हो रहे होते हैं, उसमें मतलब कब कब कविता एक आंदोलन बन जाती है? नहीं, देखिए, जब हम ये कहते हैं, और ये बहुत बुनियादी सी परिभाषा है कि साहित्य समाज का दर्पण है। अब इस बुनियादी परिभाषा के आधार पर जब हम देखेंगे तो समाज में अगर कुछ घटित हो रहा है तो जाहिर सी बात है कविता उससे रिएक्ट करेगी। वह जो कविता का संवाद होगा समाज से या समाज में घट रही उन घटनाओं से, तो वो जाहिर सी बात है कि अपनी पूर्ववर्ती प्रवृत्ति या अपनी पूर्ववर्ती भाषा में नहीं होगा, वो नई भाषा में होगा। जैसे जब हिंदुस्तान में किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन और तमाम तरह के ऐसे जनजातीय आंदोलन विकसित हुए, एक नई चेतना का जन्म हुआ जिसे हम प्रगतिशील चेतना कह सकते हैं। ज्यादा स्पष्ट और वैचारिक अर्थ में कहें तो मार्क्सवादी चेतना कह सकते हैं। वह जब हिंदुस्तान में एक वैचारिक आकार ग्रहण कर रही थी, तब आप देखिए कि हिंदी कविता अपनी पूर्ववर्ती काव्य परंपरा में एक नई प्रवृत्ति जोड़ती है, और वह प्रवृत्ति है शोषितों, वंचितों, अपदस्थ लोगों के प्रति सहानुभूति की या उनकी आवाज बनने की। तो वो जो भी काव्य आंदोलन होते हैं या काव्य के क्षेत्र में परिवर्तन होते हैं या कहानी के क्षेत्र में आप मान लीजिए, किसी भी विधा में आप मान लीजिए, वो जो भी परिवर्तन आएंगे, उन परिवर्तन का मूल आधार तो समाज होगा और राजनीति होगी। लेकिन कविता या कहानी अपने भीतर भी, ये तो जो है, जो कंटेंट है यानी जो विषय वस्तु है, उसके आधार पर परिवर्तन की बात मैं कह रहा हूं कि जब समाज बदलेगा, समाज की चेतना बदलेगी, प्रवृत्ति बदलेगी, तो काव्य का स्वरूप बदलेगा, कविता का स्वरूप बदलेगा, कहानी का स्वरूप बदलेगा। लेकिन अपने भीतर भी वो, जब मैं छायावाद की बात कर रहा था तो वही मैं जोड़ रहा था कि जो द्विवेदी युग की इतिवृत्ति है, यानी कि एक कथात्मकता, बात कहने का जो लहजा है वो बहुत विस्तार पूर्वक कहने का,
उसके स्थान पर जो संश्लेषात्मक प्रवृत्ति आई वो असल में कविता के भीतर बन रही प्रवृत्ति थी, कविता के भीतर का वो बदलाव था। इस रूप में आप देख सकते हैं कि जब प्रगतिशील कविता आई, और ये लंबी डिबेट भी है कविता की भाषा को लेकर के, उसके शिल्प को लेकर के, और उन डिबेट्स के चलते भी यह संभव हुआ कि समय समय पर कविता की भाषा बदली, कविता का शिल्प बदला, और उस भाषा और उस शिल्प ने कविता के तेवर को भी बदला है। इसी बात को हम कहानी के लिए भी कह सकते हैं कि कहानी के तेवर को कहानी की भाषा ने और कहानी के शिल्प ने बदला है। प्रेमचंद की जो कथा भाषा है और रेणु की जो कथा भाषा है, या उसके बाद जो नए कहानीकार, समकालीन कहानीकार जो आए, उनमें खास तौर पर उदय प्रकाश, अखिलेश जो इधर के दिनों में लिख रहे हैं, उनसे पहले आप जाएंगे तो रविंद्र कालिया हैं, काशीनाथ सिंह हैं, ज्ञान रंजन हैं। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन कथाकारों ने अपनी पूर्ववर्ती परंपरा से प्रभाव ग्रहण करते हुए कहानी की भाषा को बदला है। यानी कि जो कहानी की भाषा प्रेमचंद की है, ठीक ठीक वही भाषा रेणु की नहीं है, और जो भाषा रेणु की है वही अखिलेश की नहीं है, या आप कह लेंगे कि वही जो रेणु की भाषा है वही काशीनाथ सिंह की नहीं है, रविंद्र कालिया की नहीं है। जी, अभी हालिया एक पुस्तक किसी महिला लेखिका की बुकर के लिए गई हुई है, तो अगर हम उस भाषा की बात करें, उसका जो लेखनी है एकदम अलहदा है, उसके शब्द बहुत छोटे छोटे हैं और एकदम जीवंत, और ऐसा लगता है कि बोलचाल की वो भाषा है। तो क्या पिछले एक दशक में, हम 21वीं सदी के अगर दूसरे दशक की बात करें या पहले दशक की बात करें, तो क्या कुछ बहुत अलग तरह के चेंजेस आए हैं, जिसमें हम सोशल मीडिया का भी जिसमें प्रभाव दिखाई देता है कि एक ब्लॉगिंग की जो भाषा थी आम बोलचाल की, क्या साहित्य में भी उस तरह की आमद या उस तरह की दखल हुआ है? जी, जिनका आप संदर्भ अभी दे रही थी, गीतांजलि श्री बहुत समादृत लेखिका है हमारी, और जाहिर सी बात है हम सबके लिए गर्व की बात है कि हिंदी भाषा की एक रचना, रेत समाधि उस उपन्यास का नाम है, और वो वुकर में लिस्टेड हुआ है। तो ये हिंदी भाषा के लिए गरिमा का क्षण है, गरिमा की बात है। जाहिर सी बात है उनको मैं अपने इस माध्यम से भी अपनी बधाई प्रेषित करता हूँ। और दूसरी बात जो आप कह रही थी कि आम फहम की भाषा या आम बोलचाल की भाषा, असल में ये जो जिस डिबेट की बात मैं शुरू में कर रहा था, तो वो एक लंबी डिबेट है। मुक्तिबोध की कविता की भाषा और नागार्जुन के कविता की भाषा, दोनों भाषाएं एक्सेप्टेबल हैं, दोनों भाषाएं स्वीकार्य हैं, लेकिन नागार्जुन की भाषा अधिक संप्रेषणीय है। नागार्जुन की कविताएं अधिक संप्रेषणीय हैं। क्यों संप्रेषणीय है? क्योंकि वो आम जनमानस की भाषा में या आम जनमानस को सीधे कनेक्ट करती हैं। मुक्तिबोध के यहाँ वो बात नहीं है। बावजूद इसके मुक्तिबोध की कविता और उसकी ऊंचाई के सामने जाहिर सी बात है कि नागार्जुन या दूसरे तमाम सारे कवि उस रूप में नहीं खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन जब संप्रेषण की बात आती है, जब जनता तक पहुंच की बात आती है, तब हम ये देखते हैं कि नागार्जुन ज्यादा संप्रेषणीय कवि हैं बनिस्बत मुक्तिबोध या शमशेर के। तो ये भाषा का मामला चल रहा था इधर के दिनों में, जब अब जो आप सोशल मीडिया की बात कर रही हैं, और खासकर 21वीं सदी के दूसरे दशक में सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक का जब इतना ज्यादा प्रचार और इतना ज्यादा प्रयोग हिंदी के रचनाकारों के बीच हुआ, तो उससे पहली बात तो ये कि जो नए लोग थे, नए कवि हैं, नए कथाकार हैं, उनके लिए एक स्पेस क्रिएट हुआ। उन्हें अब किसी संपादक का मुंह नहीं झांकना है। उन्होंने कोई कविता लिखी है, उनका जो भी एक्सप्रेशन है उसको अपने फेसबुक वॉल पर दर्ज कर देते हैं। इसके एक तो फायदे ये हैं कि वो सीधे तौर पर पाठक के समक्ष है। दूसरे इसके नुकसान भी हैं। नुकसान इस रूप में कि वो बात अपनी कह तो रहा है वहां, लेकिन सोशल मीडिया के इस जमाने में अपनी उस बात को कहने या व्यक्त करने के चक्कर में तमाम बार नए लेखक, नए लोग आत्ममुग्धता के शिकार भी होते हैं। उसका मामला यह है कि उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, उसके बीच उन्होंने कुछ भी लिख करके डाल दिया फेसबुक पर, अहो रूपम अहो धुनी, बहुत महान है, बहुत महान है, बहुत महान है। वो फैन फॉलोइंग किस स्तर की है, कैसी है, वो बिल्कुल हाँ, वो उसका अपना भी जो है फर्क पड़ता है। पर जनरली ये होता है कि किसी भी, मैंने ये भी महसूस किया सोशल मीडिया पर कि एक ही व्यक्ति किसी एक घटना के बारे में आपने कोई टिप्पणी लिखी उस घटना के पक्ष में, हमने उस घटना के विपक्ष में टिप्पणी लिखी, आपने अपनी वाल पर लिखी, हमने अपनी वाल पर लिखी। एक तीसरा व्यक्ति है, आपकी वाल पर आपका समर्थन करने चला जाएगा, मेरी वाल पर मेरा समर्थन। यानी एक ही घटना पर दो परस्पर विरोधी विचारों का समर्थन एक साथ एक तीसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है? तो ये सोशल मीडिया में
हो रहा है और धड़ल्ले से हो रहा है। इस तरह की भी चीजें देखने को मिलती हैं। जी, क्या साहित्यकार, लेखक, कवि, आलोचक सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं? हाँ, मुझे तो लगता है कि अमूमन बल्कि अधिकतम लेखकों को मैं देखता हूं कि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखाई देते हैं। जैसे आप राजेश जोशी हिंदी के बेहद महत्वपूर्ण कवि हैं और मुझे लगता है कि इस समय समकालीन हिंदी कविता के शीर्षस्थ कवि के रूप में हम उन्हें जानते पढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। उदय प्रकाश जी या बहुत सारे दूसरे कथाकार, दूसरे कवि, दूसरे आलोचक, लगभग लोग फेसबुक पर तो एक्टिव हैं। जी, उनके इस सोशल मीडिया में एक्टिव होने को आप किस तरह से देखते हैं कि क्या हम कभी ऐसी कल्पना कर सकते थे कि किसी लेखक को उसका पाठक इतनी जल्दी त्वरित टिप्पणी करेगा या इस तरह से इतना प्रचारित उसकी किताब हो जाएगी सोशल मीडिया के थ्रू? तो क्या एक स्वर्णिम दौर है लेखकों के नजरिए से अगर देखें? नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं देखता कि वो कोई स्वर्णिम दौर या कुछ ऐसा। असल में कोई भी बात होती है उसके दो पक्ष होते हैं। सकारात्मक है तो उसके नकारात्मक पहलू भी होंगे। ये ठीक बात है कि सोशल मीडिया पर होने की वजह से पाठकों की रीच उन तक हुई है, उनकी रीच पाठकों तक हुई है। लेकिन मैंने प्रायः ये देखा है कि सोशल मीडिया पर जितने लेखक, जितने कवि हैं, उनमें बहुत कम ऐसे हैं जो पाक साफ बचे हुए हों, यानी जिस पर किसी भी तरह का कोई लांछन ना लगा हो। या वो जो आत्ममुग्धता वाली बात मैं कह रहा था, वो सिर्फ नए लोगों में नहीं है, वो किसी में भी हो सकती है। और पता चलता है कि किसी लेखक का व्यक्तित्व हमने अपने मन में जो बनाया, यानी एक जो इमेज हमने बना रखी थी, सोशल मीडिया पर उसके व्यवहारों से वो इमेज ध्वस्त हो गई। अब उस पर उसका देखिए असर दोनों तरफ हुआ। एक तो उसकी जो रचना है, रचना में कोई कमी नहीं आई, रचना तो है, वो जैसी थी वैसी ही है। लेकिन मेरी नजर में जब मैं उस रचना के पास जाऊंगा तो सबसे पहले जो मेरी नजर पड़ेगी वो उसके उस व्यक्तित्व पर पड़ेगी जो सोशल मीडिया पर उसने किया है। तो उससे एक ये नकारात्मक पहलू आता है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव अधिकांश लोग जो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, उनके जो पाठक हैं वो तमाम बार उनसे निराश होते हैं और उनकी रचनाशीलता से जुड़ने के या जुड़ते हुए उन्हें वो छवियां ध्यान में रहती हैं और उसका नुकसान सीधे तौर पर उनकी रचनाशीलता को पड़ता है। या उनकी मुझे लग रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ आपने इंगित किया है कि वाकई ऐसा होता होगा, क्योंकि एक ये बहस भी है कि हमारा लेखक के निजी जीवन की तरफ हम झांकें कि नहीं झांकें। उसने जो कंटेंट लिखा है केवल क्या उसी को देखें, ये शायद यूरोप में एक बहस भी है और वहां पर शायद लेखन से मतलब रखा जाता है, मतलब लेखक के निजी जीवन से नहीं। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया में अगर देखेंगे तो हमको उसका निजी जीवन भी बार बार याद आएगा कि वो व्यक्तिगत रूप से कैसा आचरण कर रहा है, और तब हमने कहीं ना कहीं उसकी चीजों को पढ़ने में हम बायसनेस एक हो सकती है। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। यूरोप में नहीं, हमारे यहाँ भी ये बहस हुई और यूरोप में खासकर टॉलस्टॉय वगैरह को लेकर के इस तरह की बहस हुई कि उनका जो जीवन था वो बहुत संभ्रांत था, सामंती परिवार से वो आते हैं और उसी तरीके का उन्होंने जीवन जिया। तो ये बहस है कि भाई जो व्यक्तिगत ईमानदारी की बात है लेखक की, तमाम बार ये कहा जाता है कि रचना को देखिए, रचनाकार को नहीं, क्योंकि कबीर कैसा जीवन जीते थे ये हमें नहीं मालूम है। लेकिन हमें नहीं मालूम है, ये हमारे लिए अच्छा है। अगर हमें मालूम होता और अगर मान लीजिए कबीर के जीवन में ऐसे कोई पहलू होते, जैसे अभी इधर बीच हिंदी के श्रेष्ठ कवि नागार्जुन को लेकर के एक बहस हुई जिसमें एक महिला ने आरोप लगाया कि वो जो बच्ची थी, छोटी थी, तो उनके साथ नागार्जुन ने जो है बहुत अनैतिक तरह के जो है गतिविधियां की या इस तरीके की बात थी। अब उसको लेकर के स्त्रीवादी रचनाकारों का एक बड़ा वर्ग नागार्जुन को कटघरे में खड़ा करता है। तो हम रेणु के बारे में, जब विभूति नारायण रॉय जी ने भी छिनाल वर्ड का यूज किया था तो उसमें भी इस तरह का हंगामा मचा था। हाँ, नहीं, वही मैं कह रहा हूँ भाई, इस तरह की बात अगर आप करते हैं, आप लेखक हैं या कुछ भी हैं, सबसे पहले आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और जिम्मेदार नागरिक होने का धर्म अगर आप नहीं निभा पा रहे हैं तो आप लेखक हों या कुछ भी हों, वो बाद की बातें हैं। अगर हम उस जीवन को जानते हैं, किसी भी लेखक के जीवन को अगर हम जानते हैं तो उससे हम प्रभावित भी होंगे और उसको हम प्रभावित भी करेंगे। अगर उसने कुछ इस तरह की बातें की हैं जो मानवीय मूल्यों के खिलाफ हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हैं, जो समतावादी समाज के खिलाफ हैं, तो हम उसकी रचनाशीलता पर भी शक करेंगे,
क्योंकि व्यक्तिगत ईमानदारी सिर्फ रचनाशीलता में ही नहीं होनी चाहिए, जीवन में भी होनी चाहिए। मैं इस पक्ष के साथ अपने आप को खड़ा पाता हूँ। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही जगन्नाथ जी। एक और बात पूछना चाहूंगी कि पिछले 2 दशकों में हिंदी पट्टी या हिंदी साहित्य की जो स्थिति है वो कितना सुधरी है, या वो मतलब वो कितना व्यापक दायरे तक पहुंच पाई है? क्या बहुत नए नए पाठक उसको मिले हैं, या बहुत नए लेखक कवि भी पैदा हुए हैं? एक अच्छी सुखद वाली स्थिति है, या फिर कुछ घालमेल सा है, कुछ खिचड़ी सा बन गया है, कई तरह के लोग पैदा हो गए हैं, या कई तरह की एक नई कविता फेसबुकिया कविता एक नई पैदा हो रही है? मतलब उसमें गंभीरता है कि नहीं है? आप एक आलोचक भी हैं, तो आलोचना के मानकों के हिसाब से आप बताएं। देखिए, मैं उसको ऐसे देखता हूँ, जिस समय में निराला लिख रहे थे उस समय सिर्फ निराला नहीं लिख रहे थे, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। लेकिन हम आज जब छायावाद की बात करते हैं या 1950 से पहले की हिंदी कविता की बात, आधुनिक हिंदी कविता की बात करते हैं, तो हमें जो सबसे प्रभावशाली और सबसे प्रमुख नाम दिखाई देता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। बहुत सारे लोग लिख रहे थे और उस समय शायद निराला से ज्यादा चर्चा में थे, वो सब गायब हो गए। तो जो समय है ना, निर्णय वही करता है। आज बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सुखद स्थिति है, क्योंकि जब विकल्प होंगे तभी हम अच्छे और बुरे का चयन कर पाएंगे। विकल्पों का होना बहुत जरूरी है। और आज हम ये देखते हैं कि हिंदी कविता का परिसर या हिंदी कथा साहित्य का परिसर बहुत व्यापक है। अनेक तरह के लेखक और अनेक तरह की संवेदनाएं हैं। मुझे लगता है समकालीन हिंदी साहित्य में, या आप उसे ऐसे कह सकते हैं कि समकालीन हिंदी साहित्य जितना जनतांत्रिक हुआ है, उससे पहले का साहित्य उतना जनतांत्रिक नहीं था। जनतांत्रिकता मैं इस मामले में कह रहा हूं विषय वस्तु के चयन को लेकर के। आज आप देखिए, टेक्नोलॉजी, मीडिया, प्रकृति, पर्यावरण, मानवता, प्रेम और दूसरे तमाम ने इस संसार में जितने विषय संभव हैं उन सभी विषयों पर लिखना संभव है। ये समकालीन हिंदी साहित्य ने हमें बताया है और लिखा जा रहा है, बहुत अच्छे ढंग से लिखा जा रहा है। इस बीच कुछ बहुत अच्छी रचनाएं भी आई हैं, और वो रचनाएं ऐसी हैं जो इतिहास में दर्ज होने का पूरा मादा रखती हैं। इधर बीच अभी इसी दशक में एक उपन्यास आया है, अखिलेश जी का उपन्यास है निर्वासन। निर्वासन उपन्यास के केंद्र में आपातकाल के बाद का जो भारतीय समाज है और जो उसका पूरा सामाजिक ताना बाना है, जो उसकी राजनीतिक स्थिति है, उसका जिस तरीके का चित्रण हुआ है वैसा चित्रण किसी दूसरे उपन्यास में देखने को नहीं मिलता है। वो इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण उपन्यास है कि वो निर्वासन की समस्या, यानी आप सब जानते होंगे कि जब अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान में काबिज थी तो गिरमिटिया मजदूर बना करके इस देश के तमाम सारे लोगों को जो है मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी वगैरह दूसरे तमाम सारे देशों में भेजा जाता था और वो वहीं रहने को विवश हो जाते थे। उसी घटना को आधार बना करके वो निर्वासन की कथा कहते हैं। लेकिन उसमें वो निर्वासन सिर्फ उस समय का निर्वासन नहीं है, बल्कि लगातार हो रहा निर्वासन है। आज भी हम अपनी भाषा से, अपनी संस्कृति से, अपने वैचारिक समझदारी से लगातार जिस तरह निर्वासित होते जा रहे हैं, उस निर्वासित होते जाने की कथा निर्वासन बहुत साफगोई के साथ कहता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह से बहुत सारे कविता संग्रह, राजेश जोशी हमारे वरिष्ठ कवि हैं, जिद नाम का संग्रह उनका आया था, अभी उल्लंघन नाम का संग्रह हाल फिलहाल में आया है। अरुण कमल, उनका भी संग्रह अभी मैं वो शंख महाशंख 2010-11 में आया था। अभी इधर एक संग्रह और आया है, नाम अभी मैं मिस कर रहा हूँ। तो इस तरह बहुत सारे कवियों के बहुत सारे संग्रह आ रहे हैं, बहुत सारे नए नए कवियों के, एकदम नए नए कवियों के संग्रह आ रहे हैं। अभी सुधांशु फिरदौस का संग्रह आया है, अदनान कफिल दरवेश एकदम युवा कवि हैं, उनका संग्रह, अनुज लुगुन, अरुणाप सौरभ, वीरू सोनकर जी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो आने वाली नई पीढ़ी है उसके लिए चीजें थोड़ा और आसान सी हो गई हैं। जो एक 40-50 के दशक की प्रौढ़ावस्था में जो कवि बना करते थे वो आज 20-25 से शुरू हो जा रहे हैं। क्या ऐसा भी कुछ सिनेरियो है? एक्सपोजर तो है, नो डाउट, उसमें एक्सपोजर तो है, क्योंकि आपने एक कविता लिखी और रातों रात वो कविता पूरे देश में पहुंच सकती है। ये सोशल मीडिया ने किया है। और अगर आप अच्छा लिख रहे हैं तो फिर नोटिस भी किया जा रहा है। नोटिस किया जा रहा है, बिल्कुल। अभी एकदम नया लड़का है विहाग वैभव, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहा है जी। और उसकी कविताएं सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सामने आई। हिंदी समाज ने हाथों हाथ लिया और
पर्याप्त चर्चा हो रही है उसकी। जी। ऐसे बहुत सारे कवि हैं, नए तो नए ये कह कवि सकते हैं कि नए जो रचनाकार हैं उनके लिए एक ये स्वर्णिम दौर तो है ही। हाँ, एक तरह का अगर आप एक्सपोजर के लिहाज से जी। देखें जी। तो आप कह सकती हैं कि वो स्वर्णिम जैसा तो मैं उस तरह की जो है फिर विश्वास नहीं करता। जी। पर ये जरूर है कि हाँ, एक सकारात्मक स्थिति है। लेकिन जब आप समाज और राजनीति को देखते हैं, अपने देश के समाज को देखते हैं, जी। तब आपको ये लगता है कि हम एक गहरे संकट के दौर से भी गुजर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो सामाजिक ढांचा है उसमें जिस तरीके से विभेदकारी स्थितियां पैदा की जा रही हैं, जिस तरह से नफरत, हिंसा और घृणा फैलाई जा रही है, और यह संस्थाबद्ध तरीके से हो तो रहा ये है। एक ज्यादा चुनौती भरा काम है आज के लेखकों के लिए। हर किसी के लिए, सिर्फ लेखक के लिए नहीं, एक नागरिक के तौर पर यह बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति है। क्योंकि जब आप नफरत, हिंसा और घृणा जैसे माहौल के बीच जी रहे हैं तो आप अपने आप को एक मनुष्य बनाए रख पाए, इसकी कोशिश आपको 24 घंटे करनी होती है। हमेशा आपको अपने भीतर से संघर्ष करना होगा, क्योंकि वो सारी स्थितियां ऐसी हैं जो आप पर हावी होने की पूरी कोशिश करेंगी। आपको उससे निकलना है, एक नागरिक के तौर पर, एक लेखक के तौर पर, एक कवि के तौर पर। और हमारे लेखकों ने, हमारे रचनाकारों ने, हमारे संस्कृत कर्मियों ने इन हर तरह की चुनौतियों का बखूबी सामना करने की पूरी कोशिश की है, लगातार कर रहे हैं। हर मोर्चे पर वो डटे हुए हैं। भले उनकी संख्या बहुत कम है, भले उनकी आवाज आज के इस शोर शराबे में गुम सी दिखाई देती है, पर यह भी तय है कि जब यह शोर शराबा थमेगा, और एक दिन थमेगा, यह तय है जी। तब उन आवाजों को नोटिस किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि जब हर तरफ शोर मचा हुआ था तब कोई आदमी था जो सत्य के पक्ष में बोल रहा था, अपनी बात कह रहा था। बिल्कुल। दुबे जी, क्या ऐसा भी लेखन होता है जो हमको पीछे धकेलता है, या ऐसा भी क्या लेखन किया जा रहा है जो प्रगतिगामी है, जो बिल्कुल, हाँ, प्रतिगामी, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं उनको लेखक के तौर पर तो नहीं ही कहूंगा कि वो लेखक हैं, क्योंकि लेखक के लिए हमारे मन में बहुत सम्मान का भाव है, और हम ये मानते हैं कि जो लेखक है वो बेहद मानवीय होगा। जैसे हमने देखा कि इस दौर में कई ऐसे लेखक थे जो प्रगतिशील के रूप में जाने जाते थे, लेकिन वो आज उस खेमे में खड़े दिखाई देते हैं। देखिए, खेमेबाजी तो वो एक अलग चीज तो है। क्या वो मूल्यों के स्तर पे उनके साथ जाकर खड़े हो गए हैं, या फिर ये एक रणनीति है उनकी, ये फायदा उठाने तमाम बार ये रणनीतिक सुविधा के अनुसार भी ऐसा किया जाता है, ऐसा लोग करते हैं, पर उससे उनका कद घटता ही है, बढ़ता नहीं है। जिन लेखकों ने संकट के समय में अपना पक्ष बदला है, या अपनी पक्षधरता खोई है, या चुप्पी साधी है जी। क्योंकि देखिए, चुप होना भी जो है मजबूत व्यक्ति के पक्ष में गवाही देना है, मैं ऐसे समझता हूँ। तो जो मजबूत दिख रहा है, जिसके पास मजबूत सत्ता है, जिसके पास तमाम सारे ऐसे संसाधन हैं जिन संसाधनों के बल पर वह अर्ध सत्य या सत्य इतर बातें प्रचारित प्रसारित कर रहा है, ऐसे समय में अगर चुप हैं आप, तो जाहिर सी बात है कि उसके समर्थन में है, उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। हर किसी को कीमत चुकानी होगी। जो आज चुप है उसे भी कीमत चुकानी होगी, जिसने अपना पक्ष बदला है उसे भी कीमत चुकानी होगी। वो समय तय करेगा कि क्या स्थितियां बनती हैं, कैसी बनती हैं। बिल्कुल। दुबे जी, जो पत्रिकाएं निकलती हैं, पहल जैसी पत्रिकाएं या और समालोचना या जो भी छमाही त्रैमासिक जो पत्रिकाएं आती हैं जो एक अच्छा विमर्श पैदा करती हैं, कितना जरूरी है वो, और आज कौन कौन सी पत्रिकाएं ऐसी हैं मुख्यतः जो निकल रही हैं? देखिए, पत्रिकाएं बेहद जरूरी हैं, और साहित्यिक संस्कार, सांस्कृतिक संस्कार, सामाजिक संस्कार बना रहे और यह बढ़ता रहे, एक प्रगतिशील चेतना समाज में व्यापे, वह विकसित हो, वह बढ़े, इसके लिए बेहद जरूरी है कि हिंदी की बहुत सारी पत्रिकाएं या तमाम सारी भाषाओं की तमाम सारी पत्रिकाएं लगातार प्रकाशित हों। यह जरूर है कि इस समय में, चूंकि पत्रिकाएं संस्थागत होती हैं या व्यक्तिगत होती हैं, कुछ पत्रिकाएं जो संस्थागत प्रकाशित हो रही थीं वो इन दिनों बंद हो गईं, जैसे नया ज्ञानोदय, ज्ञानपीठ की पत्रिका थी लेकिन वो बंद हो गई। कुछ पत्रिकाएं जो व्यक्तिगत हैं उन्हें प्रकाशन के लिए विज्ञापनों की जरूरत पड़ती है। विज्ञापन जाहिर सी बात है कि सरकारें देती हैं या बड़े बड़े उद्योगपति और उन
लोगों के यहाँ से आते हैं, उस तरफ से भारी कटौती की गई है, ऐसा हिंदी के तमाम सारे पत्रिकाओं के संपादकों की तरफ से कहा जा रहा है। बावजूद इसके बहुत सारे संघर्षों को झेलते हुए हिंदी की बहुत सारी पत्रिकाएं लगातार अभी भी निकल रही हैं, जिनमें अगर मैं नाम लेना चाहूं तो सबसे पहले मैं तद्भव का नाम लूंगा, जो लखनऊ से निकलती है, अखिलेश जी संपादन करते हैं। उसके अलावा आप आलोचना का नाम ले सकते हैं। पहल अभी निकल रही है? पहल तो बंद हो चुकी है, पहल भी बंद हो गई जी, एक बार दोबारा फिर से शुरू हो चुकी थी। नहीं, वो दोबारा शुरू हुई थी, उसके बाद अभी इधर 5-6 महीने पहले ज्ञान रंजन जी ने घोषणा की कि वो बंद हो रही है जी। आप हंस का नाम ले सकती हैं। इस तरीके से पत्रिकाएं हैं जो लगातार अभी कथाक्रम है, पक्षधर है, प्रतिमान है। प्रतिमान तो CSDS से निकलती है, एक संस्थागत पत्रिका ये है प्रतिमान, जो लगातार काम कर रही है। इधर के दिनों में अभी उसका प्रवेशांक ही आया है। गोविंद वल्लभ पंत संस्थान प्रयागराज झूंसी से वो पत्रिका निकल रही है, सामाजिक ही नाम से, जिसका संपादन प्रोफेसर बद्री नारायण कर रहे हैं। तो वो पत्रिका है। इस तरीके से बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जो अभी निकल रही हैं और बेहतर जन शिक्षण का कार्य कर रही हैं। हिंदी क्षेत्र में हिंदी नए पाठक बना रही हैं, जो पुराने पाठक हैं उनको लगातार संस्कारित कर रही हैं। तो ये काम वो कर रही हैं। जी दुबे जी, एक और सवाल कि जो लेखन आज किया जा रहा है स्त्रियों के द्वारा, आदिवासियों के द्वारा, या जो भी हाशिए के जो समूह थे आज वो विमर्श उभर के आए हैं, तो क्या वो मुख्य धारा के साहित्य के बरक्स उनको आप देखते हैं या फिर एक सह अस्तित्व के साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए? क्या स्थिति है आज? क्या नहीं, देखिए, जो साहित्य है ना वो एक गैलेक्सी की तरह आप समझिए उसको। गैलेक्सी में कोई न तो केंद्र है और न कोई हाशिया है, हर कोई अपनी जगह तलाशता हुआ आगे बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है कि लंबे समय तक स्त्रियों की, दलितों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की आवाजें दबाई जाती रही, तमाम वजहों से दबाई जाती रही। उसके विस्तार में जाएंगे तो वो दूसरी तरफ बात चली जाएगी, पर वो दबाई जाती रही। जब हम एक जनतांत्रिक देश की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि 1947 में हम आजाद हो गए, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसी दिन हमने जनतांत्रिक हम हो लिए। उसकी एक प्रक्रिया है जो चल रही है, आज भी लगातार चल रही है। जब सूचना का अधिकार अधिनियम आता है तो वो जनतांत्रिक होने की दिशा में एक नया कदम होता है। जब फूड सिक्योरिटी बिल आता है तो वो जनतांत्रिक होने की दिशा में एक कदम होता है, वो संविधान के पहुंचने का एक कदम होता है। तो जैसे जैसे ये चीजें हुई हैं, जैसे जैसे जनतंत्र हमारा और व्यापक होता गया है, वैसे वैसे वो आवाजें जिन्हें हम दबाते आए थे या जो किन्हीं कारणों से दबी हुई थी, उन्होंने अपना स्थान बनाना शुरू किया है, अपनी आवाज बुलंद की है और वो सामने आई है। जी, अभी तक पीड़ित के बारे में कोई और लिख रहा होता था, आज पीड़ित खुद लिख रहा है। खुद लिख रहा है, बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। बहुत सारे दलित विमर्शकारों ने यह कहा कि भाई साहब, आप कौन होते हैं मेरी कथा कहने वाले? पीड़ा मैंने झेली, बताएंगे आप? ये नहीं चलेगा। मैं खुद बताऊंगा अपनी पीड़ा, मैं कितना परेशान हुआ, मुझे कितना प्रताड़ित किया गया, ये ठीक ठीक मैं ही कह सकता हूँ। इस पर भी लंबी बहस हुई और नामोर जी इसके पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा कि भाई पीड़ा है वो कोई भी कह सकता है, और अगर आप ये कहेंगे कि पीड़ा मैं ही कह सकता हूँ तो प्रेमचंद का साहित्य आप खारिज कर देंगे। हालांकि बात वैसी नहीं है। प्रेमचंद कहें कौन रोकता है, लेकिन हम अगर पीड़ित हैं तो हम अपनी बात क्यों ना कहें? ऑथेंटिक ज्यादा हम पीड़ित की बात को ही मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलते चलते बहुत कम वक्त है, एक और सवाल पूछूंगी। आप आलोचक भी हैं, क्या आलोचक का काम क्या होता है? क्या एक स्वयंभू होता है आलोचक की वो जो कह देगा वो होगा, जिसको कहेगा वही फूलेगा फलेगा? एक इस तरह का एक सिनारियो भी है मुख्यधारा के साहित्य में। अब देखिए, मजाक में ही एक कविता नागार्जुन ने लिखी थी कि कवियों ने फिर सोचा, अगर कीर्ति का फल चखना है आलोचक को खुश रखना। ये नागार्जुन का अपना अंदाज था, अंदाजे बयां था। उस अंदाजे बयां के साथ उन्होंने ये बात कही। पर बेसिकली आलोचक जो होता है वो एक संस्कृत कर्मी की तरह होता है। वो इस तरीके का व्यक्ति है जो लगातार साहित्य और संस्कृति के जो उन्नायक हैं, जिन्होंने बेहतर काम किया है, उनके काम को दर्ज करे, पाठकों तक पहुंचाए। नामोर जी ने बहुत खूबसूरत बात कही थी आलोचक के बारे में कि आलोचक जो है वो पाठक और लेखक के बीच सेतु का काम करता है। क्या बात है। तो वो सेतु की तरह आलोचक
क्या बात दिखाई है, देता है। बिल्कुल। तो दुबे जी, बहुत सारी बातें, बहुत बेहतरीन बातें आपने साझा की हमारे श्रोताओं के साथ में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी, आपका और भी। उम्मीद करेंगे कि आप लगातार हेलो हल्द्वानी के साथ जुड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। शुक्रिया, धन्यवाद। तो मित्रों, साहित्य की दुनिया पर अलग अलग एंगल से एक सरसरी बातचीत हमने आज की। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हेलो हल्द्वानी रेडियो एक कम्युनिटी रेडियो है, सामुदायिक रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इस रेडियो को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहें हेलो हल्द्वानी 91.2 FM पर।